हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। व्यस्तता ना, बिजनेस नहीं बिजीनेस, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए हमारे चैप्टर मूल कंसेप्ट के अंदर यानी मूल अवधारणा के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास तक, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास यानी एवरेज मोलर मास है ना कैलकुलेट कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे हम गैसियस मिश्रण के लिए यानी गैसियस मिक्सचर के लिए और समस्थानिकों के एक मिश्रण के लिए क्या करते हैं, माध्य आणविक भार है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एक और टर्म हमने दिया था। खैर छोड़े, एवरेज मोलर मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और बहुत ही छोटा लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही काम की चीज़ है, आगे तक आपके काम में आता है। इसे हम बोलते हैं प्रतिशत संरचना यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बड़ी सिंपल सी बात है। हम यहां पर भार प्रतिशत निकालते हैं। कौन सा प्रतिशत निकालते हैं? भार प्रतिशत यानी मास परसेंट। तो आप समझो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही बना सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे का खुद का कोई भार नहीं होता है। इसके अंदर 5 ग्राम भार है ए का, 20 या 10 ग्राम भार है बी का और 20 ग्राम भार है सी का। क्या आप मुझे इस डब्बे में ए का भार प्रतिशत बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हो। तो बताओ क्या होगा? ए का जो भार प्रतिशत होगा वो होगा ए का भार बटा टोटल भार। टोटल भार कितना है? 20 + 10 30 + 5 35। इसको किससे गुणा कर दोगे? 100 से। यही करने वाले हो, यही करते हैं। तो बस अगर यही करते हैं तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए प्रतिशत निकालना। बताओ आपने जो भार प्रतिशत निकाला उसमें क्या किया। तो अगर आपको ए का भार प्रतिशत निकालना था तो आपने ऊपर क्या लिखा? ऊपर आपने लिखा कि भाई मुझे चाहिए ए का भार बटे आपको क्या चाहिए? कुल भार, है ना, मिश्रण का कुल भार। और उसको आप किससे गुणा कर दोगे? 100 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? ए का भार प्रतिशत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए का भार प्रतिशत मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी चीज़ है कि अगर आपको किसी भी दिए गए यौगिक के अंदर, है ना, या पदार्थ के अणुसूत्र के अंदर, ठीक है, तो किसी भी दिए गए यौगिक में अगर आपको किसी एक तत्व का भार प्रतिशत निकालना है तो उसका बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आप भार प्रतिशत लिखना चाहते हो एक तत्व का, तो आप क्या लिखोगे? दिए गए यौगिक में तत्व का भार, दिए गए यौगिक में तत्व का भार, कितना भार उस तत्व का है, बटे आप क्या लिखोगे? यौगिक का मोलर भार। उस यौगिक का आप क्या निकाल लोगे? मोलर भार निकाल लोगे। कौन सा भार निकाल लोगे? मोलर भार। और उसको 100 से गुणा कर दोगे। जैसे कुछ याद नहीं रखना, फॉर्मूला याद नहीं रखना, देख लो, देखे पढ़े और भूल जाए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपसे बोलूं आपके पास H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे इसमें सल्फर का भार प्रतिशत निकाल लो। बताओ यहाँ कितना सल्फर है? एक सल्फर का भार हो जाएगा 32 बटा इसका मोलर भार, ये तो गांव का बच्चा जान चुका है, 98 गुणा 100। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? सल्फर का भार प्रतिशत निकाल सकते हो। आप ऑक्सीजन का भार प्रतिशत निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन का, तो बताओ ऑक्सीजन का जो भार प्रतिशत होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन का भार। तो बताओ ऑक्सीजन का भार कितना है? 4 गुणा 16 बटा 98 गुणा 100। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए यौगिक के अंदर एक तत्व का क्या निकाल सकते हो? भार प्रतिशत निकाल सकते हो। बहुत अच्छे से आपको निकालना चाहिए और बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इनसे ना, इनमें कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी आगे चल के हम अणुसूत्र में मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे, वहां पर भी हम भार प्रतिशत को काम में लिया करेंगे, ठीक है। इस पे कई तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं, है ना। तो 2-3 कैटेगरी बनती है, तो एक कैटेगरी तो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये आपने कॉपी कर लिया होगा। देखें पहला प्रश्न, एक यौगिक की संरचना हीमोग्लोबिन जैसी है, ठीक है। यह एक Fe रखता है, यानी इसका जो एक अणु है उसमें एक Fe, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यह 4.6% Fe युक्त है, इसके लगभग अणु द्रव्यमान की गणना करो। तो कर दो भाई। वो कह रहा है कि इस यौगिक के एक अणु में एक Fe यानी एक आयरन एटम है। तो अगर आप यहाँ पर भार प्रतिशत आयरन का लिखना चाहो तो क्या बनेगा?
इसके अंदर Fe का भार है ना, लोहे का भार, आयरन का भार, देखो साफ साफ बोला यह एक Fe रखता है, तो इसमें एक Fe एटम है। एक Fe का मास यानी भार कितना होगा 56 बटे इसका अणुभार आपको पता करना है गुणा 100, और ये जो वैल्यू है ये 4.6 यानी 4.6 के बराबर होगी। तो यहाँ से आप इस अणु का अणुभार निकाल लो, देखो कितना बन जाएगा 5600 बटा 4.6। आगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और बड़ी आसानी से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस अणु का अणुभार निकाल सकते हो। ऐसे आपको बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, बोल देगा कि एक मान लो एक यौगिक है, ठीक है, उस यौगिक के अंदर जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि यौगिक है, उसके अंदर कैल्शियम का प्रतिशत 40 है, ठीक। यदि इस यौगिक का अणुभार मान लो हम ले लेते हैं, कितना ले 20 ले लेते हैं, चलो नहीं 20 क्या 200 ले लेते हैं, 200 से काम चल जाए, चलो 200 ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है 200 ले लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि उसमें कैल्शियम के कितने परमाणु होंगे, उस एक यौगिक में कैल्शियम के कितने परमाणु होंगे, तो बता दो भाई इसका भार प्रतिशत है 40। मान लो इस यौगिक में कैल्शियम के n परमाणु हैं, n गुणा एक कैल्शियम का भार कितना होता है 40 बटा इसका मोलर भार कितना है 200 गुणा 100, 40 से गया 40, 00 से गया 00, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी इस यौगिक के अंदर कैल्शियम के 2 परमाणु होंगे। तो इससे आपसे खेलता रहेगा, आपको भी उससे खेलना आना चाहिए, अलग अलग कहानी सुनाएगा, कहानी से आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन निकालोगे और उसके बाद अपना काम करोगे, सही ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। देखें दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये देखो एक यौगिक 8% सल्फर रखता है, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान है। ये एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछता है, इनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एक यौगिक है, मुझे नहीं पता कौन है, तो एक यौगिक है आपके पास, ठीक है, तो उसका अपना कुछ अणुसूत्र होगा। वो कह रहा है इसमें सल्फर का प्रतिशत 8% है, 8% दिया हुआ है। न्यूनतम की बात करो। अच्छा एक चीज बताओ मुझे अगर ये कहना है कि इसके अंदर सल्फर है, तो बता इसके मिनिमम न्यूनतम इसमें कितने सल्फर के परमाणु या एटम होने चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। गिरे से गिरा, इसमें आपको बोलना है कि सल्फर है, तो सल्फर का एक एटम तो होगा। मान लो इसका फॉर्मूला है कुछ AXBYS, अब ये सल्फर है, अरे तो प्रभु सल्फर का एक एटम तो कम से कम होगा, एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5, पर गिरे से गिरा मिनिमम से मिनिमम, न्यूनतम से न्यूनतम एक एटम तो होगा, तो वो एक एटम यहां पर है। तो अगर आपसे न्यूनतम आणविक भार पूछा है, तो आप यहां पर क्या मानकर चलोगे, तो न्यूनतम भार के लिए हम एक परमाणु मानकर चलेंगे। भाई गिरे से गिरा उसमें एक परमाणु तो होगा ही होगा ना, और अगर एक परमाणु होगा तो अपना काम हो गया। इसमें सल्फर का भार प्रतिशत 8 है, मैंने मान लिया इसमें एक सल्फर है, तो एक सल्फर का भार हो गया 32 बटा इसका मोलर मास हो गया m गुणा 100। तो यहां से देखो इसका जो न्यूनतम मोलर भार है वो 400 तो आएगा ही आएगा। अब अगर इसमें 2 सल्फर हुए तो ये 800 हो जाएगा, 3 हुए तो 1200 हो जाएगा, 4 हुए तो 1600 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन गिरे से गिरा मिनिमम से मिनिमम 400 तो आना ही आना है। कर सकते हैं ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह के कई प्रश्न आपको मिलेंगे जिनसे आपको खेलना आना चाहिए। और ये था अपना भार प्रतिशत। क्या था? भार प्रतिशत। और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेटा तो एग्जैक्ट नहीं है बट मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है ये कि मान लो मेरे पास एक यौगिक है Na2SO4.10H .XH2O। ठीक है, एक यौगिक है। मैं कह रहा हूं इसे ताप देने पर, है ना, हीट करने पर, तो इसे जब हम हीट करेंगे, ताप देंगे, तो ताप देने पर, इसको तोड़ने पर आप बोल सकते हो,
यह ऐसे ही मैं अभी तो आर्बिट्री वैल्यू दे रहा हूं, मान लो यह 40% भार, या ऐसा कर लो भार में 40% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसके भार में 40% की कमी हो जाती है। आप मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ कि x कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, ये आपके पास Na2SO4.XH2O है। ठीक है, इनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, शायद जलीय लवण बोलते हैं हम इनको, पर हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब समझ के, इसमें क्या होता है, वाटर साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब आप जैसे ही इसको हीट करते हो, है ना, ताप देते हो, तो ताप देने पर क्या होगा, ये बदलेगा Na2SO4 प्लस, ये जो जल के यौगिक हैं या अणु हैं, ये इस तरह से गैस बनकर उड़ जाएंगे। तो ये कह रहा है भार में कमी है। अब ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में अगर भार में कमी आ रही है तो वो गैसेस के बनने की वजह से, किसकी वजह से आ रही होगी, गैसेस के बनने की वजह से आ रही होगी। तो यहां पर क्या है, जितना भी भार में कमी आई वो इस जल के अणुओं की वजह से है। अब इसी चीज को उठाकर हम यहां ले आए, जल गया तो इसी में से है, यानी इसके भार में जितनी भी कमी आई होगी वो जल के जाने की वजह से आई होगी। किसकी वजह से, जल जाने की वजह से, नहीं, जल के जाने की वजह से ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के जाने की वजह से। इसका मतलब इस अणु में जल का जो भार प्रतिशत है वो 40 है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताने का तरीका बदल दिया उसने। अब बताओ आपके हिसाब से इसमें कितना जल है, तो इसमें x गुणा 18 बटा इसका मोलर भार तो 9646 1 ये बनेगा 142 है ना, वो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको सिखा दिया है, प्लस 18x गुणा 100। बताओ क्या हम यहाँ से x की वैल्यू यानी x का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो बस यही होता है भार प्रतिशत, और क्वेश्चंस आप देखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, समझते जाओगे, कोई लोड ही नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद चलते हैं आगे और सीखते हैं, देखें मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना होगा। तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपसे बात करूं ग्लूकोज की, किसकी बात कर रहा हूं, ग्लूकोज की, तो कोई मुझे बताएगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये तो आप जानते हो, नहीं जानते हो देख लेना भाई, हमें साथ में ये अंग्रेजी भी तो पढ़नी है इसकी। तो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला शायद आई आता है यहां पर भी। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है मूलानुपाती सूत्र, और ये हाँ ये तो आप जानते हो, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। ठीक है भैया। अब देखो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, 6, 12, 6, इनका अनुपात निकालो 1:2:1। तो अगर मैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात देखूं तो 1:2:1 है, यानी CH2O। तो देखिए ग्लूकोज के दो तरह के फॉर्मूले बने, दो तरह के सूत्र बने। इसे हम बोलते हैं इसका मूलानुपाती सूत्र यानी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं इसका आणविक सूत्र या अणु सूत्र, जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से किसी भी एक दिए गए यौगिक के दो तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं। एक बनता है मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा बनता है अणु सूत्र दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से अगर आप देखें, ये जो इसका अणु सूत्र है, मुझे तो दिख रहा है साफ साफ, मैं इसको इसके मूलानुपाती सूत्र का 6 गुना लिख सकता हूं। करो गुणा, C6H12O6। तो बस सबसे पहले देखते हैं आओ डेफिनेशंस की मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। तो ये सब मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी कुछ हम समझा उसको। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, यह एक यौगिक का क्या है, सरलतम सूत्र है
जो क्या करता है, उसमें उपस्थित परमाणु, चलिए परमाणुओं की संख्या का, तो मेरी राइटिंग से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बताता है। क्या बताता है? सरल अनुपात बताता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका मूलानुपाती सूत्र। और वह सूत्र, सरलतम सूत्र जो कि एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। वास्तविक संख्या बताता है। तो जो वास्तविक संख्या बताए वो तो क्या है? अणु सूत्र है या आणविक सूत्र है। और जो सिर्फ अनुपात बताया, सरल अनुपात, वो आपका मूलानुपाती सूत्र है या फिर क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप देख भी सकते हो यहां पर दोनों का मतलब। और ये चीज ध्यान रखना, किसी भी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो उसके मूलानुपाती सूत्र का कितने गुना होता है? n गुना। और ये जो n होता है, n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो n का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। n बनता है इसका अणुभार बटे इसका मूलानुपाती सूत्र भार। तो जैसे आपने अभी भी देखा था, ग्लूकोज का अणुभार निकालोगे वो 180 आता है, और उसका जो मूलानुपाती सूत्र था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका भार निकालो 12, 24, 16, 30। तो कितनी वैल्यू आ गई थी? 6। इसीलिए हमने उसको क्या किया था? 6 से गुना किया था। ये तो हुई बात क्या होता है। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उसके अंदर। हो गया? अब समझें, ये तो हो गया क्या होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि किसी का अणुभार, अणुसूत्र क्या होगा या मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो उसको आप समझें, मैं ये हटा रहा हूँ, ध्यान से देखें वापस से। आपको कुछ नहीं करना होता, मैं आपको एक चीज़ सिखा चुका हूँ। जैसे मान लो मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक अणु है, किसका? ग्लूकोज का। तो C6H12O6। बताओ इसके एक अणु में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है और इसमें 6 ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, एक अणु की जगह अगर मैं इसका एक मोल ले लूं, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, तो इसके एक मोल में आप देख सकते हैं कि क्या होगा? 6 मोल तो आपको मिलेगा कार्बन। थोड़ी सी इंग्लिश तो यूज कर सकता हूं ना, आप जानते हो थोड़ा हाथ चलता है ना मिक्स में। तो ये क्या हो जाएगा? 12 मोल हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा? 6 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप देखो, क्या देखो? दिखा रहा हूं, देखो। अब अगर आप इनके अंदर, है ना, एक मोल में देख लेना आपने, तो आप देखो अगर मैं इनके मोलों की संख्या का अनुपात निकालूं तो वो अनुपात आएगा 1, 2, 1 आएगा। तो ये चीज हमने पहले भी सीखी और यही चीज सीखनी है, और इसी के बेसिस पर, इसी के हिसाब से, इसी के आधार पर आप क्या करने वाले हो? मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र निकालने वाले हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक अणु में, ये आप लिख भी लेना साथ में ताकि आप कभी रिवाइज करो तो याद रहे, कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात, परमाणुओं की संख्या का अनुपात उनके क्या? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
ठीक है। तो एक अणु में जो परमाणु की संख्या का अनुपात होगा वही उसके मोलों की संख्या का अनुपात होगा। यानी अब अगर आपको किसी का मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आपको उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या का क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। वो आपने निकाल लिया तो बच्चा जाओ खुश रहो, तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा उसके लिए हम समझते हैं क्वेश्चंस। तो आप ये कॉपी करें फटाफट से। डन, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये देखें, यौगिक के अणु सूत्र की गणना करो यदि उसमें 20% कैल्शियम तथा 80% ब्रोमीन उपस्थित है। यौगिक का अणुभार 200 ग्राम दिया हुआ है तो आपको उसका अणु सूत्र निकालना है। अभी निकालते हैं। एक चीज ये आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, इसमें क्या आपको एक टेबल रटवा देते हैं। रटना तो है नहीं, क्यों रटेंगे, हर चीज का हमारे पास लॉजिक है, कारण है, तो हम क्यों रटने वाले हैं ना। ध्यान से सुनना, ये एक यौगिक है जिसमें 20% कैल्शियम तथा 80% ब्रोमीन है। तो 20 और 80 100 हो गए, तो कोई और तो है ही नहीं। तो जो प्रतिशत दिया होता तो आप मान लो कि इस यौगिक का भार 100 ग्राम है। तो आपके पास अब ये मान लो कि 100 ग्राम यौगिक है, ठीक है। इस 100 ग्राम यौगिक में जो कैल्शियम का भार है वो है 20% और जो ब्रोमीन का भार है वो है 80%। इसका मतलब 20 ग्राम तो हो गया कैल्शियम और 80 ग्राम क्या हो गया है, ब्रोमीन। कुछ याद नहीं रखना, आपको ने भी सिखाया। आप क्या करो, यहां पर ब्रोमीन के मोल निकालो, कैल्शियम के मोल निकालो और दोनों का अनुपात निकालो। जो उनके मोलों का अनुपात होगा वही उनके अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या का भी अनुपात होगा। तो आप देखें, कैल्शियम का मोलर भार होता है 40 और ब्रोमीन का मोलर भार होता है 80। तो 20/40 और 80/80। तो देखो इसके मोल है ना, मोल, इसके मोल कितने हो गए, आधे। समझे मिस्टर राधे? 2 को इधर भेजो तो ये क्या बन जाएगा, 1:2। 1:2 बस आ गया। ये आ गया इन दोनों के मोलों की संख्या का अनुपात। तो प्रभु यही इनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। यानी इस यौगिक का, इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा CaBr2। कितना होगा, CaBr2, लाहौल बिला कुव्वत। अणुभार 200 ग्राम ही दिया हुआ है, किसी काम चलेगा। 200 ग्राम से तो कुछ भी नहीं होगा। मिसप्रिंट हो गया ये, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। खैर मैं वैल्यू बदल देता हूं, इसको आप 200 ग्राम की जगह 240 ग्राम ले लें, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। अब ये आया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। नहीं नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं ही गलत हूं, हाँ मैं गलत, ठीक है। अब देखो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी n की वैल्यू ना, अणु सूत्र निकालने के लिए। तो इसका मोलर भार कितना दिया है, 200, और इसका मूलानुपाती सूत्र भार निकालो। तो 40 80 2 160 प्लस 40 200, यानी n की वैल्यू आ गई 1। यही क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र भी होगा और यही क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका अणु सूत्र भी होगा। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना। देखो आपने सीखा है कि किसी भी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र, वो उसके मूलानुपाती सूत्र का n गुणा होता है, होता है। बताओ n की न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान n का कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 1 से कम नहीं हो सकता। तो क्योंकि n का न्यूनतम मान, राइटिंग धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, आप चिंता ना करें, हो रही है धीरे धीरे, वो थोड़ा और धीरे लिखो तो, पर उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है, इसलिए n का न्यूनतम मान 1 हो सकता है। तो ये ध्यान रखना आप। अतः क्या, अतः किसी भी यौगिक का इधर आता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो किसी भी यौगिक का न्यूनतम अणुभार उसके किसके बराबर होगा, हाँ उसके मूलानुपाती सूत्र भार के बराबर होगा। तो मूलानुपाती सूत्र भार के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, कई बार आपसे बोल देगा कि बताओ इसका न्यूनतम अणुभार कितना होगा। मान लो मैंने आपसे बोल दिया कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H6O, बताओ इसका न्यूनतम अणुभार कितना होगा। तो इसका न्यूनतम अणुभार इसके मूलानुपाती सूत्र भार के ही बराबर होगा, क्योंकि n की न्यूनतम
मान जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। समझे तो चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ट्राई करें। चलिए, तो इसका उत्तर आपने निकाल लिया होगा, बड़ा ही आसान है। देखो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है आपके पास। दो तरह के यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाँ, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। दूसरे क्या होते हैं आपके पास, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, उसके साथ ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मान के चलना ही चलना है। खैर यहाँ तो बता दिया गया है कि शेष ऑक्सीजन है। तो आप देखो 64 ग्राम आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, और जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। बस फिर से इनके मोलों की संख्या का अनुपात निकालो, कुछ नहीं करना, आपको एक ही काम करना है, मोलों की संख्या ढूंढो, उनका अनुपात निकालो, अपने आप चलता हुए इसका मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप देखो 24 ग्राम कार्बन बोला है भाई साहब ने, 8 ग्राम आपसे क्या बोला है, हाइड्रोजन बोला है, तथा शेष कितना हो जाए, 32 ऑक्सीजन। लो 24/12, मोलर भार 1, 16, तो ये बना 2:1:2, C2H2O2, लाहौल विलाकुत 1 नहीं 8, तो 1 4 1, CH4O। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, कई बार ना यहाँ पर हमेशा ऐसे सुंदर आए, है ना, जो वैल्यूज इतनी सुंदर आए, जरूरी नहीं है, तो बदल सकता है। क्या बदल सकता है, ध्यान से देखना। इसको मैं हटा रहा हूं, मैं आपको एक और प्रश्न करवाता हूं। प्रश्न बड़ा ही आसान है, बस सॉल्व करके जाना है। आपके पास फिर से एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूं, आप समझ लेना बस। तो आपके पास एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इस कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है, इस कार्बनिक यौगिक में 6.7% हाइड्रोजन है, और बाकी का बच्चा 53.3% ऑक्सीजन है। आपको इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। निकालो, बड़ा आसान है ये भी। भाई देखो 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है, और 53.3% इसमें ऑक्सीजन है। तो ये हो गया कार्बन का भार, ये हो गया हाइड्रोजन का भार, ये हो गया ऑक्सीजन का भार। 100 ग्राम मान लो कार्बन यौगिक को, जो मैंने आपको सिखाया। तो उसके अंदर 40 ग्राम तो हो गया कार्बन का भार, उसके अंदर 6.7 ग्राम हो गया हाइड्रोजन का भार, और 53.3% हो गया ऑक्सीजन का भार। देखो /12/1/16। अब आपको इनमें भाग देना, भाग दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी 3.33। ये तो आपको दिख ही रहा है 6.7, और ये आएगा 3.33। इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज, दशमलव के भिन्न, है ना, भिन्न जो संख्याएं वैसी मिलेगी। अब आप क्या करोगे, में से इससे हम निकालते हैं सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। उसके लिए क्या करते हैं, जो इनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे हम सब में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 3.33 से कर दिया, इसको भी 3.33 से कर दिया, और इसको भी 3.33 से कर दिया। तो देखो इसका अनुपात कितना आया, 1। ये जो मान है ना, इसका मान आएगा 2.01। तो ये जो वैल्यू है, इसको उसके सबसे पास में जो इंटीजर है, जो पूर्ण संख्या है, उसमें बदल दो, वो आपको आता है। तो ये 2 और ये बन जाएगा। तो देखो अनुपात कितना आ गया, 1:2:1। तो बताओ इस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH2। मान लो ये वैल्यू तो और खतरनाक से आते हैं। जैसे मान लो एक बार के लिए एक वैल्यू आ जाती 1.73, एक वैल्यू आ जाती लेट से कुछ 7.22, और एक आ जाती मान लो कुछ तो इसको 4.7 लेते हैं, इसको लेते हैं कुछ 1.82 आ जाती। तो फिर से हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सब में भाग दे देते हैं, 1.82, और इससे अब हम क्या निकालते हैं, सरल अनुपात निकालते हैं, और उस सरल अनुपात को निकालकर हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम फिर से बढ़ने जा रहे हैं आगे, और मैं आपको एक और नया तरीका सिखाने वाला हूं। हो सकता है मुझसे कई लोगों ने कभी सुना नहीं हो, कभी पढ़ा नहीं हो। ये आप धीरे धीरे यूज करते करते और सीखोगे इसकी जो डेप्थ है। अभी जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे यूज करना होगा। एक तरह के क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर मिल सकते हैं कि अगर आप फटाफट से कॉपी करें, फिर हम उसके साथ शुरू करते हैं। चलिए हो गया तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। देखें एक और
तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकालना। तो आप चाहें तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं दहन द्वारा मूलानुपाती सूत्र निकालना। ठीक है, आप दहन के द्वारा मूलानुपाती सूत्र निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, दहन को इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्चन। क्या बोलते हैं? कंबस्चन। नाम सुनना, किसी भी चीज को अगर हम जलाएं तो उसे हम कंबस्चन बोलते हैं। ये जो दहन या कंबस्चन वर्ड है, ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए काम में लिया जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम ये दहन शब्द यूज करते हैं, कंबस्चन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ CXHYOZ। बहुत ध्यान से समझना है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर आप जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे ये चीज आपके लिए और आसान होती जाएगी। ये तो गांव का बच्चा जानता है कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएं तो जलाने पर मुझे दो ही चीजें मिलती है, एक मिलती है CO2 और एक मिलता है H2। मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज अगर बताऊं, CO2 तो गैस होती है, ये जो H2O बनेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जो H2O बनेगा ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। 80% जनता को ये नहीं पता होता कि ये गैस होगा, लिक्विड। सोचो, पराकाष्ठा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? तो बताता ही नहीं है। तो बेसिकली क्या है, आप सभी जानते हो, जो जल है, वाटर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, शायद क्वथनांक बोलते हैं, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुई है, मान लो 127 डिग्री पर हुई, 110 डिग्री पर हुई, तब तो आप इस जल को, वाटर को, कौन सी फेज में लोगे, कौन सी अवस्था में लोगे? गैस अवस्था में। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे है तो आप इसे लिक्विड लेकर चलोगे। कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम रूम टेम्परेचर क्या बोलते हैं इसको? कमरे का ताप। हाँ, तो कमरे का ताप मानकर चलते हैं, उस केस में H2O लिक्विड बनेगा। अब देखो, बैलेंस करो, X कार्बन तो यहाँ आएंगे X कार्बन। ये बैलेंसिंग कई लोगों को परेशान करती है, कुछ नहीं है, बड़ी आसान है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? Y। तो देखो यहाँ कितने? 2 को Y में बदलना है तो Y/2 से गुणा कर दो। फिर आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें? तो मैं आपको सिंपल तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। आप तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दो। ठीक है, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन के N अणु थे, N। ठीक है, ये भी आप अच्छे जानते हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम रहने वाले हैं। बताओ इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर है, मैं ना साइड में निकालना इस वैल्यू को, Z+2N। इधर कितने हैं? इधर है 2x+y/2। भाई बैलेंस करने के लिए n चाहिए ना, निकाल लो ये रहा n। देखो 2n = क्या बन गया? 2x+y/2 - z। बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 × 2x+y/2 - z होगी। इसके लिए उठा के यहाँ रख दो। तो देखो, जैसे आप इस वैल्यू को यहाँ रखोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास ऑक्सीजन कितनी आ गई है। तो इसको डिवाइड कर लो, और आपकी इच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं डिवाइड लिख रहा हूँ। x प्लस है ना, 2 को अंदर भेज दो, तो y/4 - z/2 × 4। इस तरह से मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूँ। बट अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं, सिखा दिया मैंने आपको, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से दोनों तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करके आप n की वैल्यू निकाल लो। चलो भैया, अब n की वैल्यू आ गई, क्या करूं इनकी वैल्यू आ गई, तो मुझे इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र। बहुत ध्यान से देखें और सुनें। ठीक है, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसको भी हम थोड़ा आगे चल के रस समीकरण विधि पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर इसका एक मोल अगर मैं काम में ले रहा हूँ, देखो इसके एक मोल से CO2 कितनी बनेगी? x मोल, और जल H2 कितना बनेगा? y/2 मोल। ये समझ में आता है ना? इतना सा समझ में आना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं है ना। इसके एक मोल से आपको x मोल तो क्या मिल रही है? CO2, और आपको y/2 मोल क्या मिल रहा है? H2। समझने की कोशिश करना, बस मुझे ये दोनों चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब और ध्यान से देखें,
इस रिएक्शन में ये जो आपका मॉलिक्यूल है, जो यौगिक है, इसका एक मोल लिया है। अच्छा, इसके एक मोल में अगर मैं आपसे कार्बन के मोलों की संख्या पूछूं, क्या पूछूं? कार्बन के मोलों की संख्या। तो ध्यान देना, अगर आपके पास एक मोल C6H12OZ है, तो बताओ उसमें कार्बन के मोल्स कितने होंगे? हाँ, x मोल होंगे ना, सिखाया मैंने आपको। एक में x है तो एक मोल में x मोल होंगे, तो भैया इसमें ना x मोल कार्बन होगा। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बताओ यहां पर CO2 के कितने मोल बने? गुरुजी x बने, वो भी बने ना x, तो CO2 के मोल भी कितने हो गए? x। लो भैया, अब जरा इस पीले डब्बे को देखें और इस गुलाबी डब्बे को देखें, ध्यान से देखें। इस यौगिक के एक मोल में कार्बन के x मोल है, और इसके एक मोल से CO2 के मोल्स भी कितने बन गए हैं? x बन गए हैं। तो यहां से मैं बड़ी काम की चीज लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं? कार्बन के मोल किसमें? C6H12OZ में। बताओ किसके बराबर होंगे? हाँ, CO2 के मोल के बराबर। ठीक है, इसको हम सिंबल की फॉर्म में, संकेतों की फॉर्म में लिखे, ज्यादा अच्छा है। यानी बहुत सिंपल से बात है, मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू क्या होंगे? मोल्स ऑफ CO2। यानी अगर आपको कोई बता दे कि यहाँ कितने मोल CO2 बनी है, तो आपको इस यौगिक के अंदर कितने मोल कार्बन है पता लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेम इसी तरह हम दोबारा चलते हैं। बताओ इसमें हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? वाई है, दिख रहा है आपको? तो देखिए, अगर मैं एक मोल वापस से CXH12OZ लेता हूं, इसमें आपको y मोल हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अच्छा इधर आओ, बताओ जल के मोल कितने होंगे? दिख रहा है आपको? y/2। अच्छा, अब मुझे आप H और जल यानी H2O के मोलों को, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये बताओ। आप भी उल्टे, इसका सब लोग उल्टा ही उत्तर देते हैं। देखो ध्यान से, ये y मोल इसका, लोग बोलते हैं जल के मोल H के डबल है। नहीं, H के मोल जल के डबल है। देखो जल के मोल कितने हैं? y/2। H के मोल कितने हैं? y। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि देखो ये y/2 है, y/2 गुणा 2 करके तो y आएगा, है ना। तो लोग उल्टा बोल देते हैं, तो आप उल्टा ना बोलें, आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना कि हाइड्रोजन के मोल जल के मोल के 2 गुना है। बस आपको ये 2 चीजें पता करनी है, 2 चीजें ध्यान रखनी है, और इसके बाद आप अपने प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। एक एग्जांपल से आप इसे समझ लोगे। फटाफट से आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ये चीज पता करोगे। हो गया? चलो आगे स्टार्ट करूं क्वेश्चन के साथ। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के हिसाब से आप देख पाओगे। प्रश्न में पूरा तो नहीं लिख रहा हूं, बट हाँ कुछ चीजें लिख रहा हूं। ये कह रहा है कि एक यौगिक के, चलो लिख ही लेते हैं, एक यौगिक के क्या 255 मिलीग्राम के दहन से आपको क्या क्या मिलता है? 561 मिलीग्राम CO2 एवं क्या है 306 मिलीग्राम जल प्राप्त होता है। ठीक है, होता है। यदि यौगिक में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन उपस्थित हो, एवं इसका अणुभार
180 ग्राम प्रति मोल हो तो मित्रों अणुभार ज्ञात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने आपके लिए पूरा, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से सुनना। एक कार्बनिक यौगिक लिया गया है, पूरा लिखा नहीं पर कार्बनिक यौगिक लिख देना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसने बता दिया है। इसको जलाने पर आपको CO2 मिल रही है और इसको जलाने पर आपको जल भी मिल रहा है। एक सेकंड है, शायद कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। चलिए, तो असुविधा के लिए खेद है। तो अब देखें करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, इसको आपने जलाया तो एक कार्बनिक यौगिक था, मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूं, मुझे कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता है कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैंने भी आपको सिखाया कि इस यौगिक में, इस कंपाउंड में, है ना, मैं कंपाउंड यूज कर ले रहा हूं कभी कभी, इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन के मोल्स होंगे वो CO2 के मोल्स के बराबर होंगे, और इस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन के मोल्स होंगे वो जल के यानी वाटर के मोल्स के 2 गुना होंगे। ये मैंने आपको सिखा दिया, आपको ध्यान रखना है। अब देखो CO2 561 मिलीग्राम, तो CO2 के मोल्स कितने हो गए 561, ध्यान देना मिलीग्राम है तो मिलीग्राम से मिलीमोल मिलेंगे, वही 1/1000 होता है मिली का मतलब। तो 561 डिवाइडेड बाय 44, ये आ गए मोल्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ से आप कार्बन के मोल्स निकाल लो, और थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो मैं थोड़ा सा समय बचा रहा हूँ, है ना, और 561 डिवाइड बाय 44, ये आएगा 12.75 मोल। ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है 306 तो पूरी वैल्यू आएगी 17। ठीक है, तो वाटर, यहां से आप हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो, तो हाइड्रोजन के मोल्स क्या होंगे 2 गुना जल के मोल। जल के मोल कितने होंगे 306/18, तो ये वैल्यू आएगी 17 गुना 2, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए 34। ठीक है भाई, आ गए। अब क्या करें, ये तो कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कहाँ से लाएं, तो ऑक्सीजन लाएंगे हम बाहर से, मास से। देखो आपको इस कंपाउंड का यौगिक का 255 मिलीग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ना एक और दिमाग लगाते हैं, सर 255 से ये कितना बन गया, अरे बन सकता है, उससे CO2 बन रहा है। 255 से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर 255 से ज्यादा नहीं हो सकता भाई, वो CO2 बन रहा है, वो H2O बन रहा है। तो दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। अब आप ध्यान से देखें, इस यौगिक का जो भार होगा, यौगिक का भार बताइए, यौगिक का जो भार है वो किसके बराबर होगा, कार्बन का भार प्लस हाइड्रोजन का भार प्लस ऑक्सीजन का भार होगा। तो यौगिक का भार कितना दिया आपको 255 मिलीग्राम। अब आप कार्बन का भार निकाल, देखो कार्बन के मोल्स हैं, यहां से कार्बन का भार निकाल लो तो बन जाएगा 12 गुना 12.75। ठीक, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, और 12 + 3/4 बन जाएगा, तो 144 + 9 शायद 153 बनेगा ये। ठीक है, अभी क्रॉस चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन का मोलर भार तो 1 होता है, तो ये बन जाएगा 34 ग्राम। 153 + 34, 153 + 34, यहां से आपको ऑक्सीजन का भार मिल जाएगा, तो निकालो। 4 3 7 15 और 3 18, सो 255 में से 187 गया, तो 15 में से 7 गया 8, ये कितना बचेगा 4, 14 में से 8 गया 6, आपको मिलेगा 68 मिलीग्राम ऑक्सीजन मिल गया। ये भार ऑक्सीजन का भार है, यहां से आप ऑक्सीजन के मोल निकाल लो तो बन जाएंगे 68/16, तो 16 चौक 64 होता है, ये बन जाएगा 4.25। भाग दे सकते हो आप, दिख रहा है वो तो, है ना। बट अब मैं एक बार वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि गलती की संभावना कम रहे। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल सही हैं। अब आप देखो, आपको अपना आंसर मिल गया है बस। ठीक है, क्या करना है, ये रहे कार्बन के मोल, ये रहे हाइड्रोजन के मोल, ये रहे ऑक्सीजन, ये आपको समझना है भाई। आपको कार्बन के मोल से कार्बन का भार निकाला, हाइड्रोजन के मोल से हाइड्रोजन का भार निकाला, और ऑक्सीजन के मोल से आपने ऑक्सीजन का भार निकाल लिया है। फिर ऑक्सीजन के भार से ऑक्सीजन के मोल, तब आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या मिल गई है। इसके हैं 12.75, इसके हैं 34, और इसके हैं 4.25। बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। हाँ, तो आप सब में 4.25 से भाग दे दो। 4.25
ये भी क्या हो गया 4.25 हो गया। तो देखो तो आ गया 1, ध्यान से देखो 4 3 12 और 25 दिया 75, तो ये हो गया 3 अनुपात 34, 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो देखो 4 अट्ठे 32 प्लस 25 अट्ठे 202, तो ये इसको 4 बार उड़ा देगा और ये तो आपको दिख ही रहा है 1 होगा। तो इस तरह से इस यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र वो कितना है, अभी मूलानुपाती सूत्र है, आपने देखो अनुपात निकाला है, क्या हो गया C3H4O। अब हम निकालेंगे इसका अणुसूत्र। तो अणुसूत्र निकालने के लिए मुझे चाहिए N का मान। N का मान क्या होगा, इसका अणुभार। तो अणुभार अरे मैंने अणुभार लिख दिया ना, अणुसूत्र भावना को समझ लेना है। अणुभार दिया है 180 बटा इसका मूलानुपाती सूत्र भार 36 और 4 40, 36 और 4 40, 40 और 16 तो आ गया 56। मैंने कुछ गलती कर दी ना, हाँ मैंने गलती कर दी कि 8 आएगा। लाहौल बिला कुव्वत, वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो 24 और 8 32, 32 और 16 48 है ना, तो 48 से भी कुछ नहीं होगा। आ रहा है कुछ 48 को उड़ाएगा ही नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे लोचा है। देखो कहाँ है लोचा, C3H8O, हाँ 36 और 8 44 होते हैं और 44 और 16 60 होते हैं, यहाँ लोचा है। सॉरी मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई। तो 36 और 8 44, 44 और 16 60, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, आ गई ना 3। अब बताओ इसका जो अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र वो कितना होगा, इसकी मूलानुपाती सूत्र C3H8O का 3 गुना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा C9H24O3। अब जो भी है भाई यही है, जितना आपके पास इसका डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। समझ गए। तो बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कभी आपको इस तरह से दहन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो वहां से पहले आप कार्बन के मोल्स निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाला हाइड्रोजन के मोल्स। अगर उसमें ऑक्सीजन भी है या कोई और भी है तो कोई बात नहीं, कंपाउंड यौगिक के भार में से कार्बन हाइड्रोजन को हटा दो तो आपको तीसरे वाले का भार मिल जाएगा। फिर तीनों के मोलों की संख्या और उससे आप मोलों का अनुपात और मोलों के अनुपात से आप क्या निकाल सकते हो, उसका मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करें इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आ गया उत्तर, आसान है ना, बस कुछ नहीं है। देखो एक यौगिक इसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन डाल दिया, डाल दें तो काम तो वही करना है। 132 मिलीग्राम CO2, तो भाई मुझे पता लग गया कि मोल्स ऑफ कार्बन जो है वो मोल्स ऑफ CO2 के बराबर होंगे। 132 मिलीग्राम बटा 44, तो ये मिलीमोल आ जाएंगे, तो अनुपात तो सेम ही आने वाला है, तो सोचना नहीं है। तो आपके पास बन गए 4 मिलीमोल कार्बन के बन गए, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन के मिलीमोल कितने आएंगे, वो 2 गुना हो जाएंगे जल यानी वाटर के मिलीमोल्स के। तो 2 गुना जल कितना है 54 मिलीग्राम, तो 54 बटे 18, 18 थी 54, 3 दूना 6, ये बन गया 6 मिलीमोल। चलिए फिर क्या करेंगे, कार्बन का भार निकाल लेते हैं। कार्बन का भार, तो बताओ कार्बन का भार कितना, तो भार निकालने के लिए मोलर भार से गुणा करते हैं, तो मोल गुणा मोलर भार, 4 गुना 12 कितना हो गया 48 ग्राम, 48 मिलीग्राम कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का तो 1 होता है तो इसका 6 मिलीग्राम हो गया। अब देखो इस यौगिक का जो भार होगा W यौगिक, बताओ वो किसके बराबर होगा, कार्बन का भार प्लस हाइड्रोजन का भार प्लस नाइट्रोजन का भार। निकलो बाहर, कैसे, 70 मिलीग्राम यौगिक है, उसमें कार्बन का भार 48 है, हाइड्रोजन का भार 6 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है तो CO2 के और H2 के भार ये ज्यादा हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का भार मिलाकर ज्यादा नहीं हो सकता, उसी को तो हम यूज कर रहे हैं। तो अब देखो 48 और 6 54 है, फिर से देख लेता है और मैं कुछ गलती नहीं कर दी, मैंने कर दी ना, हाँ भावनाओं में बह जाता हूं मैं बार बार। 3 का मतलब हो गया 12 3 36, तो प्रभु ये भी हो गया 36, 36 और 6 42, 70 माइनस 42 28।
अब आप निकाल लो यहाँ से नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, 28 बटा इसका 14 होगा, तो 2 मोल, मिलीमोल मिलीग्राम आएगा, बस हो गया काम। कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल और नाइट्रोजन के मोल। तो कार्बन के मोल कितने हैं? कार्बन के मोल है 3, हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 और नाइट्रोजन के 2। तो बस फॉर्मूला क्या बन गया? C3H6N2, क्योंकि इससे सरल अनुपात ये हो नहीं सकता। तो बस यही आपके इस यौगिक का क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। और इस तरह से आप अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में चली? तो बहुत ही बढ़िया। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ तरीके थे जिनसे आप किसी भी दिए गए यौगिक का अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे थोड़ी सी स्वार्थीपन की बात करूंगा। भाई देखिए, हम आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए काम करें, तो आपको भी हमें सपोर्ट तो करना ही होगा। तो असल तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, आप लाइक करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शेयर करें, आपके जो ग्रुप्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, अगर आप खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे। आप चाहें तो लिंक शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने फेसबुक पर शेयर करें, है ना, आपके जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, पहुंचाएं लोगों तक, ताकि वो लोग भी आपकी तरह लाभ उठा पाएं इस सुविधा का। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ताकि जब वीडियोज़ आते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।